17 दिसंबर 1928 और 19 दिसंबर 1928 ये वो दो तारीखें हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं तारीखों को ब्रिटिश सरकार द्वारा काकोरी एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसी पूरे एक्शन की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे, एक्शन के दौरान क्या हुआ था उसको समझेंगे और एक्शन के बाद की क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे, यानी कि जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा विषय चर्चा में क्यों आ गया है। इसके बाद हम काकोरी एक्शन की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्या भूमिका रही उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन के दौरान क्या हुआ उस पर बात करेंगे और इस पूरी घटना के बाद एचआरए के साथ क्या हुआ, एचआरए में क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिली उस पर बात करेंगे और ब्रिटिश सरकार की इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों आई, ब्रिटिश सरकार ने क्या रिएक्शन दिया उसको समझेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है और आप इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है रिमेंबरिंग दी 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन एंड इट्स यंग रेवोल्यूशनरी लीडर्स। यानी स्पष्ट तौर पर इस पूरी खबर में काकोरी ट्रेन एक्शन पर बात की गई है जिसे 1925 में अंजाम दिया गया था। इसके अलावा उस पूरी घटना के दौरान जो प्रमुख लीडर्स सामने आए थे, जो बड़े नेता सामने आए थे, उन नेताओं पर भी चर्चा की गई है, उन लीडर्स पर भी चर्चा की गई है। जैसे बिस्मिल पर चर्चा की गई है, अशफाकुल्ला खां पर चर्चा की गई है। तो इन्हीं तरह के जो तमाम लीडर्स थे उन पर भी बात की गई है, उन्हें भी याद करने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस पूरी एक्शन की पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो इस पूरी घटना की शुरुआत होती है साल 1920 से, जब महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की घोषणा की जाती है, इसकी शुरुआत की जाती है। इस पूरे आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा लोगों से ये आशा की गई थी, ये उम्मीद की गई थी, लोगों से ये आह्वान किया गया था कि वो ऐसी तमाम गतिविधियों का बायकॉट करेंगे, ऐसी तमाम गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जो कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाती हो। यानी इस पूरे आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को जो सहयोग मिल रहा था आम लोगों से, उस सहयोग को पूरी तरह से समाप्त करना था। इसके अलावा इस आंदोलन की एक बड़ी विशेषता ये भी थी कि गांधी जी द्वारा इस पूरे आंदोलन को एक अहिंसक आंदोलन के तौर पर परिकल्पित किया गया था। यानी गांधी जी का मानना था कि ये जो पूरा आंदोलन है ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट होगा और इस आंदोलन के दौरान जो नॉन वायलेंट मेथड्स होते हैं जैसे कि सत्याग्रह, इन मेथड्स का उपयोग करके स्वराज प्राप्त किया जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस प्राप्त की जाएगी, ऑटोनॉमी प्राप्त की जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गांधी जी यहाँ पर स्वराज की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की नहीं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसके अलावा इस पूरे आंदोलन की एक और बड़ी बात यह थी कि इस आंदोलन में गर्म दल भी शामिल था। यानी गर्म दल जिसका यह मानना था कि क्रांति हिंसा के जरिए ही लाई जा सकती है, वो दल भी, उस दल के लीडर्स भी गांधी जी के साथ खड़े थे इस पूरे आंदोलन के दौरान। तो ये आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, तकरीबन 2 साल तक चला और बहुत ही लगभग सफल भी रहा था। लेकिन 1922 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया। उस समय के जो समीकरण थे उन समीकरणों में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह है चौरा चौरी नाम से। इस पूरी जगह पर उस समय के जो प्रदर्शनकारी थे, उस समय के जो सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गोली चलाई गई। वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस गोली की घटना की वजह से तकरीबन 3 क्रांतिकारियों की, 3 लोगों की मौत हो गई। अब जाहिर तौर पर जब आपके साथियों की हत्या की जाएगी, आपके साथियों पर गोली चलाई जाएगी, तो आप भी बहुत गुस्से में आ जाएंगे। तो उस समय की जो भीड़ थी वो भीड़ भी गुस्सा गई और गुस्साई भीड़ ने वहां का जो स्थानीय पुलिस थाना था, उस स्थानीय पुलिस थाने में आग लगा दी गई
और इस आगजनी की घटना की वजह से तकरीबन 22 पुलिस अधिकारियों की मृत्यु हो गई। लगभग जो भी अधिकारी पुलिस थाने में मौजूद थे सभी की मृत्यु हो गई। अब जाहिर तौर पर यह एक हिंसक घटना थी और इस हिंसक घटना की वजह से गांधी जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था और इसी झटके को देखते हुए, इसी हिंसक मार्ग को देखते हुए आगे चलकर गांधी जी ने तत्काल प्रभाव से इस पूरे आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि गांधी जी के इस निर्णय की वजह से कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा मतभेद मौजूद था। कांग्रेस के कई सदस्यों का मानना था कि गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लेकर अच्छा नहीं किया है क्योंकि आंदोलन अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था, जबकि कई सदस्य ये मानते थे कि गांधी जी का निर्णय पूरी तरह से सही है क्योंकि हिंसा के आधार पर प्राप्त की गई कोई भी स्वतंत्रता पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है। और इन्हीं धाराओं में से एक धारा ऐसी थी जिनका ये मानना था कि गांधी जी का निर्णय पूरी तरह से गलत है और अब केवल हिंसा के जरिए ही क्रांति की जा सकती है, केवल हिंसा के जरिए ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो इन्हीं लोगों द्वारा, इन्हीं जो लोग थे जो इस तरह की विचारधारा रखते थे, उन्हीं लोगों द्वारा साल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA नाम से एक संगठन गठित किया गया, एक संगठन बनाया गया। मुख्य तौर पर यह संगठन जो था वो ऐसे युवाओं द्वारा मिलकर बनाया गया था जिनका मानना था कि अहिंसा के जरिए संपूर्ण क्रांति प्राप्त नहीं की जा सकती है। और इन्हीं युवाओं में से दो युवा थे, सबसे पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरा नाम था अशफाक उल्लाह खान का। दोनों बहुत ही चर्चित नाम है भारत में, दोनों कविताओं को लेकर काफी ज्यादा दोनों में प्रेम मौजूद था और इन्हीं दोनों द्वारा मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का भी गठन किया गया था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी संगठन से जुड़े रहे। हालांकि बाद में संगठन का नाम बदलकर कुछ और कर दिया गया। क्या कर दिया गया इस पर हम आगे बात करेंगे। तो संगठन को 1924 में बनाया गया और 1925 में 1 जनवरी 1925 को संगठन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, अपना नीति पत्र जारी किया, अपनी नीति घोषणा जारी की और इस नीति पत्र का नाम था क्रांतिकारी, यानी क्रांतिकारी नाम से एक मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसमें बताया गया कि संगठन के लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस पूरे मैनिफेस्टो में कहा गया था कि इस पूरे संगठन का प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त राज्य भारत नाम से एक संघीय गणराज्य का गठन करना है, एक फेडरल रिपब्लिक बनाना है। संयुक्त राज्य क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिका जो था वो काफी ज्यादा वृद्धि कर रहा था, काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा था। तो क्रांतिकारियों के सामने एक मॉडल मौजूद था, एक मॉडल था जिसके आधार पर भारत को नया रूप दिया जा सकता था। तो ऐसे में एक संघीय गणराज्य की बात की गई। इसके अलावा इस मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया कि अगर ये गणराज्य गठित करने के लिए क्रांति की भी जरूरत पड़ती है, हथियार उठाने की भी जरूरत पड़ती है, तो क्रांतिकारी उससे पीछे नहीं हटेंगे, यानी सशक्त क्रांति लाई जाएगी। इसके अलावा इस मैनिफेस्टो में कहा गया कि भारत में एक ऐसा गणराज्य बनाया जाएगा, एक ऐसा रिपब्लिक बनाया जाएगा जहां पर, जो कि मुख्य तौर पर समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित होगा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा। इसके अलावा इस गणराज्य में सार्वभौमिक मताधिकार की भी बात की गई थी, यूनिवर्सल सफरेज की बात की गई थी, यानी सभी लोगों के साथ बिना भेदभाव के सभी लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा इस पूरे घोषणा पत्र में ऐसे सभी तंत्रों को समाप्त करने की भी बात की गई थी, सभी मैकेनिज्म्स को समाप्त करने की बात की गई थी जिनके द्वारा मनुष्य के उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है, जिनके जरिए मनुष्य ही मनुष्य का उत्पीड़न करता है। जाहिर तौर पर उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उसी को ध्यान में रखते हुए ये तमाम उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। तो ये तो पृष्ठभूमि की बात हुई। अब इसी संगठन द्वारा आगे चलकर काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया। वो कैसे किया गया, वो क्यों किया गया, उस पर बात करें तो सबसे पहले क्यों का आंसर जान लेते हैं, क्यों का जवाब जान लेते हैं कि आखिर इस पूरी घटना को अंजाम क्यों दिया गया। तो हम जानते हैं कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये 1925 में हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1924 में गठित किया गया था, यानी गठन के 1 साल बाद ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अब हम जानते हैं कि जब कोई नया संगठन बनाया जाता है तो जाहिर तौर पर उस संगठन को चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आएंगे आम लोगों के योगदान से, आम लोगों के डोनेशन से। लेकिन आम लोग आपको डोनेशन क्यों देंगे जब वो लोग आपको जानते ही नहीं है? तो ऐसे में इस पूरे एक्शन का 2 उद्देश्य थे, इस पूरे एक्शन के 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था संगठन को चलाने के लिए पैसे एकत्र करना, पैसे इकट्ठा करना, और दूसरा लक्ष्य था आम लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ावा देना, यानी आम लोगों को यह बताना कि एक ऐसा संगठन भी मौजूद है जो कि संपूर्ण क्रांति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
इसके अलावा इस संगठन ने एक लक्ष्य और निर्धारित किया था इस पूरी घटना के लिए। वो लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार को एक चेतावनी देना कि एक संगठन ऐसा है जो कि क्रांति के लिए आगे बढ़ रहा है। तो इन 3 लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए, इन 3 लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए साल 1925 में एक ट्रेन डकैती की योजना बनाई गई, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की एक पहली बड़ी कार्यवाही थी। दरअसल उन दिनों शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच एक ट्रेन चलती थी। इस ट्रेन का नाम था नंबर 8 डाउन ट्रेन। इसके बाद इस ट्रेन को लेकर क्रांतिकारियों को यह खबर मिली कि 9 अगस्त 1925 को इस ट्रेन में सरकारी ट्रेजरी बैग को ले जाया जाएगा, यानी सरकार का जो खजाना है, सरकार के जो पैसे हैं, उन पैसों को लखनऊ तक ले जाया जाएगा, जहां पर उस समय राजकोष मौजूद था और इस राजकोष में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। अब ऐसे में क्रांतिकारियों का मानना था कि ये जो पैसे हैं ये आम लोगों के हैं, वैध रूप से ये पैसे भारत के हैं, तो जाहिर तौर पर इन पैसों का उपयोग भी भारतीय लोगों द्वारा भारतीय लोगों के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए। ऐसे में क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। तो 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन शाहजहांपुर से चली, तो इस ट्रेन में राजेंद्र लाहिड़ी नाम से पहले ही एक क्रांतिकारी मौजूद थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। तो जब ये ट्रेन लखनऊ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर काकोरी स्टेशन से गुजरी, तो उसमें पहले से जो मौजूद राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन्होंने ट्रेन की चैन खींच दी। अब जब जाहिर तौर पर ट्रेन की चैन खींची गई तो ट्रेन रुक गई, और जैसे ही ट्रेन बीच में रुकी तो आसपास जो तकरीबन 10 क्रांतिकारी मौजूद थे, उन क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर हमला कर दिया गया, उनके गार्ड्स पर कब्जा कर लिया गया, उनके गार्ड्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और ट्रेन में जो ट्रेजरी बैग मौजूद थे उन्हें लूट लिया गया, जिसमें तकरीबन 4600 रुपए मौजूद थे। उस समय के 4600 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। इसके बाद क्रांतिकारी लखनऊ की तरफ रवाना हो गए, लखनऊ की तरफ भाग गए। लेकिन इस पूरी घटना के दौरान एक जो सबसे बड़ी बात हुई थी वो ये थी कि इस पूरी लूट की घटना के दौरान एक यात्री की मौत हो गई थी। यात्री का नाम था अहमद अली, जो कि पेशे से वकील थे। दरअसल यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि क्रांतिकारियों का लक्ष्य किसी भी यात्री को मारना नहीं था, बल्कि इस पूरी घटना के दौरान, इस पूरी एक्शन कार्यवाही के दौरान जब क्रांतिकारी पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे तो एक मिस फायर हुआ, और इस मिस फायर की वजह से अहमद अली की मृत्यु हो गई। लेकिन इस पूरी मृत्यु की वजह से ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिनके आधार पर वो क्रांतिकारियों को डिफेम कर सकते थे। इसी पूरी घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ एक हिंसक कार्यवाही शुरू कर दी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाने लगा। बिस्मिल को अक्टूबर महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया, अगस्त महीने में कार्यवाही हुई और उनको अक्टूबर महीने में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अशफाक उल्लाह खान इस पूरी कार्यवाही के बाद नेपाल के बाद वो झारखंड आए, लेकिन झारखंड में तकरीबन 1 साल बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस पूरी घटना की वजह से ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश खुफिया विभाग द्वारा तकरीबन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर कार्यवाही की गई थी, उन पर मुकदमा चलाया गया था। इसमें से कुछ लोगों के खिलाफ सबूत न होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया, कुछ लोगों को जेल की सजा दी गई और इसमें से 4 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी, जिन्हें 1928 में फांसी दे दी गई। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी, जो कि ट्रेन में सबसे पहले मौजूद थे, उन्हें 17 दिसंबर 1928 को फांसी दी गई थी। इसके बाद अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1928 को फांसी दी गई थी। तो ये तो उस पूरी घटना की बात हुई। घटना के बाद ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली, उस प्रतिक्रिया की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल उठता है कि जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 4 बड़े लीडर्स को फांसी दे दी गई तो आखिर इस पूरे संगठन का हुआ क्या, उस पर बात करें। तो 1928 में जब फांसी दी गई तो इस पूरी घटना के बाद जो कई क्षेत्रीय संगठन थे, जो कई क्षेत्रीय क्रांतिकारी संगठन थे, वो एक साथ आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए और इस संगठन का नाम भी बदल दिया गया। 1928 में संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA कर दिया गया। और इस संगठन में बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी भी जुड़े रहे। और जो नए नए संगठन जुड़े थे ये मुख्य तौर पर पंजाब, बिहार और बंगाल से जुड़े हुए थे। इसके बाद जब संगठन का नाम बदला गया तो संगठन की विचारधारा में भी कुछ परिवर्तन आया और संगठन मुख्य तौर पर मार्क्सवाद की तरफ इसका झुकाव ज्यादा देखने को मिला और संगठन ने कई अंतरराष्ट्रीय मार्क्सवादी संगठनों के साथ मिलकर भी व्यापक तौर पर काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी 1930 का दशक आते आते संगठन की गतिविधियां जो थी वो काफी ज्यादा कम होने लगी, क्योंकि संगठन के अधिकांश जो लीडर्स थे वो या तो जेल चले गए थे या फिर उनमें से अधिकांश लोगों की
हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी संगठन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की। संगठन के नाम पर जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में साइमन कमीशन के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उस विरोध प्रदर्शन में भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा जेपी सॉन्डर्स की जो हत्या की गई थी, उसमें भी संगठन के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा तत्कालीन वायसरॉय इरविन की ट्रेन पर जो बम हमला हुआ था, उस बम हमले में भी इस संगठन के सदस्य मौजूद थे। तो ये तो उस संगठन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर इस पूरी कार्यवाही को लेकर ब्रिटिश सरकार की इतनी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया क्यों देखने को मिली, क्योंकि इस तरह की तमाम घटनाएं हमें लगभग रोज देखने को मिलती थी। तो आखिर इस घटना को लेकर ब्रिटिश सरकार ने इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों दी, इसको लेकर कई जानकार जो हैं वो अपनी आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, खासतौर पर फांसी की सजा को लेकर, क्योंकि उस समय तक इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। जबकि इस घटना को लेकर ब्रिटिश सरकार ने बहुत कड़ा रवैया अपनाया था। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके लिए एक तर्क ये दिया जाता है कि ये जो पूरी घटना थी, ये ब्रिटिश राज के लिए एक प्रतीकात्मक संदेश था, एक सिंबोलिज्म था, एक मैसेज था। क्योंकि इस पूरी घटना के दौरान जो धनराशि लूटी गई थी, वो बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। इसके अलावा क्रांतिकारियों ने जो लूट की थी, वो अधिकांश लूट ब्रिटिश खजाने की गई थी। केवल ब्रिटिश सरकार का खजाना ही लूटा गया था और क्रांतिकारियों ने आम लोगों से कोई भी लूटपाट नहीं की थी, आम लोगों को हाथ भी नहीं लगाया गया था। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आम लोगों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में इस पूरी घटना के जरिए क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। इसी पूरी कार्यवाही को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने काफी ज्यादा सख्त और तीखी प्रतिक्रिया दी और इस तीखी प्रतिक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य के जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारियों के लिए ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही का एक उदाहरण पेश करना था, ताकि क्रांतिकारियों के मन में एक डर पैदा किया जा सके, लोगों के मन में एक भय पैदा किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार अपनी इस कार्यवाही में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकी थी और आज भी काकोरी एक्शन को भारत के लोगों द्वारा एक बहादुरी की घटना के तौर पर याद किया जाता है। तो ये तो अंत में ब्रिटिश सरकार की तीखी प्रतिक्रिया की बात हुई। अब एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, काकोरी कार्यवाही में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधानसभा पर बमबारी, ऑप्शन बी जेपी सॉन्डर्स की हत्या, या फिर ऑप्शन सी वायसरॉय इरविन की ट्रेन पर हमला, या फिर ऑप्शन डी ट्रेन डकैती। आप इस पूरे सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।